नमस्कार दोस्तों, मैं महीप सिंह राठौर, विज्ञान अध्यापक, आपको आज कल के वीडियो से आगे रासायनिक समीकरणों के संतुलन के बारे में बताऊंगा। रासायनिक समीकरण का संतुलन के लिए जैसे ये समीकरण दे रखी है अपने Zn जिंक प्लस H2SO4 और ये दोनों क्रिया करके जिंक सल्फेट और H2 बनाते हैं। तो इसमें तीर के निशाने के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें तो अगर अपन देखें कि इसमें तत्वों के परमाणु देखें तो जैसे अपन इधर देखें तो इधर जिंक, ये जिंक है, ये H2SO4 है, तो इन दोनों को क्रिया करके ZnSO4 और H2 बनता है। तो ये अब इसमें इन तत्वों को इस प्रकार से लिख लेते हैं। इसमें जितने भी अभिक्रिया में तत्व थे, जैसे इसमें जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था और ऑक्सीजन था, तो LHS यानी तीर के बाईं साइड और RHS यानी दाईं साइड कितने परमाणु हैं, इनको यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। अब जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, जो ये उदाहरण दे रखा आपके किताब में, ये उदाहरण अपन देखते हैं, ये FeSO4H2 ये उदाहरण, जिसमें फेरस यानी लो आयरन है वो H2 से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड व हाइड्रोजन बनाता है। ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अर्थात देखा जाए तो यहाँ Fe के एक परमाणु है और यहाँ Fe के 3 परमाणु है। उसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो ये संतुलित नहीं है, इसीलिए इसको सबसे पहले संतुलित करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आता है, 100% ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। अतः बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको याद करना है। तो इसके कुछ चरण हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण, 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण। तो अपन 1 बाय 1 चरण को ध्यान से पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुनना, ताकि अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन इसका चरण फर्स्ट, ये जो चरण फर्स्ट है ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो चरण फर्स्ट में जो तत्व हैं, जैसे फेरिक है, फेरस है, H2SO4 है, Fe3O4 है, H2 है, इनको सबको एक कोष्टक में बंद कर लिया जाता है, एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। इनको सबको एक डब्बे में बंद कर दिया, इसको भी डब्बे में बंद कर देंगे, इसको भी डब्बे में बंद कर देंगे। ऐसे सबसे पहला चरण इनको इस प्रकार डब्बों में बंद करना है, इनको सबको एक एक डब्बों में बंद करना है। ये पहला चरण है अपना। और दूसरे चरण के आधार पर इसमें फिर असंतुलित जो समीकरण है उसके जितने भी तत्व हैं, जैसे इस ऊपर वाली समीकरण में एक तो फेरिक है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये 3 तत्व हैं। इधर भी फेरिक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व हैं। तो इन तीनों तत्वों को एक ऐसी टेबल बना के तत्व का नाम लिख लो, फेरिक, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों यहाँ लिख लिए। लिख कर फिर इधर LHS और उधर RHS, इस प्रकार से अपन बना देंगे, LHS और RHS। अब LHS और RHS बना के सबसे पहले देखेंगे इसमें फेरस Fe यहाँ कितना है ये देखेंगे, तो Fe 1 है, तो LHS यानी इसके बाईं साइड में Fe 1 है, तो यहाँ अपन ने Fe 1 लिख लिया। उस प्रकार ही दाईं साइड Fe कितने हैं, तो ये दाईं साइड जैसे Fe इधर देखना है, तीर के इधर दाईं साइड, तो दाईं साइड 3 है, तो यहाँ अपन ने 3 लिख लिया। उसी प्रकार हाइड्रोजन देख लेंगे, हाइड्रोजन दाईं साइड यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो अपन ने यहाँ भी 2 लिख दिया और यहाँ भी 2 लिख लिया। उसी प्रकार ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का एक परमाणु है इधर, और इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो इधर ऑक्सीजन का अपन ने 1 लिख दिया और इधर ऑक्सीजन के 4 लिख दिए। तो सबसे पहला काम तो ये हो गया बच्चों कि ये बॉक्स बनाने, सबसे पहला काम संतुलित समीकरण में ये बॉक्सेज बनाना हो गया। जितने भी यौगिक या तत्व मिल रहे हैं उनके चारों तरफ बॉक्स बना दें। दूसरा अपने काम ये हो गया कि उनको तत्वों को एक सारणी बना दी जाए ऐसी,
इस प्रकार की सारणी बना दें जिसमें इधर तत्व लिख दिए, इधर अभिकारकों परमाणु की संख्या LSH यानी इस तीर के इस साइड वाला LSH है, इस साइड वाला RSH है। तो LSH और RSH लिख के फिर LSH में इन तीनों परमाणुओं की संख्या कितनी है और RSH यानी इधर इन परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो इधर जितने परमाणुओं की संख्या वो इस साइड लिख दी और इधर वाले परमाणुओं की संख्या इस साइड अपन ने लिख ली। ये दूसरा चरण हो गया अपन ने। पहले तो अपन ने सबसे पहले बॉक्स बना लिए, दूसरा चरण में अपन ने ये सारणी बना के इस प्रकार की सारणी बना के अपन इस प्रकार की सारणी बना के ये सारणी जो बनाई है अपन ने इस प्रकार की सारणी बना के और इसको ऐसे लिख लिया। ये अपन ने दूसरा काम किया है। तीसरा चरण जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तीसरा चरण, इसमें अपन सबसे पहले अब ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तीसरे चरण में सबसे पहले ऑक्सीजन का संतुलन करेंगे। तो ऑक्सीजन देखते हैं किन किन तीर के निशान के इधर राइट साइड में और तीर के निशान के लेफ्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणुओं का अपन टेबल बना लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की इस प्रकार की टेबल बना लो। ऑक्सीजन परमाणु लिख रखा है कि भाई ऑक्सीजन परमाणु है ये। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए तो सबसे पहले प्रारंभ में ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, यानी ये ऑक्सीजन परमाणु हो गए, ये अभिकारकों में हो गए, ये उत्पादों में हो गए। यानी ये इधर वाले तो हैं अभिकारक, इधर वाले तो हैं अभिकारक और इधर वाले हैं उत्पाद। तो अभिकारकों में कितनी ऑक्सीजन थी और उत्पाद में कितनी ऑक्सीजन है ये अपन लिख लेते हैं। तो आरंभ में यानी स्टार्टिंग में कितनी है ये अपन इसमें देख लेंगे। आरंभ में कितनी है, तो आरंभ में देखो H2O इधर है H2O, इस H2O में कितनी ऑक्सीजन है। तो इस H2O में ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो एक परमाणु यहाँ लिख दिया ये एक। और उसी प्रकार ये दूसरा तीर के इधर यानी उत्पाद में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ये उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु लिख दिए, सूत्र लिख दिया Fe3O4। तो Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है, 4, और इसमें हाइड्रोजन में 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। इसका मतलब इधर अभिकारकों में ऑक्सीजन के 1 ही परमाणु है, जबकि इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इधर तो 4 हैं और इधर 1 है। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए जो है अभिकारकों वाली ऑक्सीजन के परमाणु है उसको 4 से गुणा कर दिया जाए ताकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 से गुणा करने पर अभिकारकों में भी ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो जाएंगे और उत्पादकों में भी ऑक्सीजन के परमाणु 4 हो जाएंगे बच्चों। इसलिए तीसरा चरण अपना ये है कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना। अब चूंकि अपन ने अभिकारकों में 4 से गुणा किया है ऑक्सीजन परमाणु को, और अभिकारकों में ऑक्सीजन परमाणु किसके पास है, जल के पास है, H2O के पास। इसलिए H2O को संतुलित करने के लिए आगे अपन किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे अगर समीकरण में। तो इसलिए ये अपन ने यहाँ पर 4 से गुणा इसको कर दिया, किसको, H2O को 4 से गुणा कर दिया यहाँ पर। क्यों 4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इधर तो ऑक्सीजन अपन ने अभी निकाला था कि 4 हैं और इधर ऑक्सीजन कितनी थी, 1 थी। इसलिए इसको संतुलित करने के लिए 4 से गुणा कर दिया, तो इधर भी 4 हो गई और इधर भी 4 हो गई, अर्थात दोनों बराबर हो गई। इसलिए इसको यहाँ पर अपन ने 4 से गुणा किया है। ठीक है बच्चों, तो 3 चरण हो गए। चौथा चरण में अब अपन लेते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करना। ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो गए, अब हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन परमाणु देखा जाए तो इधर कितने, इसमें देखा जाए तो कितने हो गए बच्चों, ये 4 गुणा 2 यानी 8 हो गए। 8 हाइड्रोजन परमाणु हो गए इधर, जो कि देखो यहाँ भी शो कर रहे हैं टेबल में। वैसी टेबल बनानी है सेम। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आरंभ में 8 है यहाँ पर, और उसके बाद में इधर उत्पादों में कितनी है, तो उत्पादों में सिर्फ 2 हाइड्रोजन परमाणु है, 2, संतुलित नहीं है। तो इधर तो है 8 हाइड्रोजन परमाणु और इधर हैं 2, तो संतुलित नहीं है। इसलिए इधर वाले को उत्पाद की हाइड्रोजन जहाँ भी है उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी क्या हो जाएंगे,
8 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन परमाणु बराबर होंगे, चूँकि अपन ने उत्पाद वाले जो भी है उसको 4 से गुणा किया है, उत्पाद में जो भी है उसको 4 से गुणा किया है। तो यहाँ पर उत्पाद में क्या है, ये है हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को भी अपन आगे रिएक्शन लिखकर उसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों देखो जैसे यहाँ पर आगे कर रखा है, इस हाइड्रोजन को भी 4 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अपन ने यहाँ जो उत्पाद है उसको 4 से गुणा किया था, उत्पाद को 4 से गुणा किया था यहाँ पर देखो, इसलिए अपन ने यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दिया। यहाँ पर यहाँ गुणा 4 किया हुआ ना, ये 4, तो ये इसलिए अपन ने यहाँ पर भी 4 से गुणा कर दिया। तो उत्पाद को 4 से गुणा कर दिया। अब जो ये समीकरण है उसमें देखो 2 चीज़ हो गई, क्या, ऑक्सीजन का संतुलन हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गई, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब बचा क्या, बचा लोहा, फेरस Fe। तो अब उस Fe को संतुलित किया जाएगा। वैसी ही टेबल बना लेते हैं, सेम की सेम ये टेबल बन गई, जहाँ लोहे आयरन के परमाणु हैं आरंभ में। इधर देखो, इधर सिर्फ एक परमाणु है तो अपन ने 1 लिख लिया। इधर आयरन के परमाणु हैं 3, तो अपन ने 3 लिख लिया, संख्या 3, ये रही 3 और ये रही 1। अब चूंकि इधर तो परमाणु है 3 है और इधर परमाणु है 1, तो इधर इस साइड में कम है, इसलिए इधर किससे गुणा कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब चूंकि अपन ने अभिकारकों में इधर अभिकारकों में गुणा किया है, अपन ने अभिकारकों में गुणा किया है, इसलिए 3 से अभिकारकों में अपन ने गुणा किया है, इसलिए ये Fe को गुणा 3 कर दो ताकि अभिक्रिया संतुलित हो जाए। और ये देखो यहाँ पर अपन ने गुणा कर भी दिया, ये 3Fe, ये Fe को 3 से गुणा कर दिया। तो ये ऑक्सीजन तो पहले संतुलित हो चुकी थी, हाइड्रोजन को भी अपन ने 4 से गुणा करके संतुलित कर दिया और Fe को भी यहाँ से 3 से गुणा करके संतुलित कर दिया। अर्थात अगर देखा जाए तो इस प्रकार अब जो ये रिएक्शन प्राप्त हुई है अपन को, ये देखो बच्चों, ये जो यहाँ रिएक्शन प्राप्त हुई है इसमें सभी संतुलित अवस्था में हैं। यहाँ पर अगर Fe देखा जाए तो 3 है, यहाँ भी Fe देखा जाए तो 3 है, अर्थात Fe संतुलित है। अगर यहाँ हाइड्रोजन देखा जाए तो 8 है, यहाँ हाइड्रोजन देखा जाए तो 8 है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें अपन, तो ऑक्सीजन में भी देखो यहाँ 4, ये ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ 4 से गुणा हो रही है, यानी 4 परमाणु ऑक्सीजन के। उसी प्रकार यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु। इस प्रकार सभी तत्व यानी Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी ये हैं जो संतुलित हो चुके हैं। इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, इसको संतुलन की हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तो ये परीक्षा में अवश्य आती है, इसलिए ये बच्चों ध्यान से इसको समझो और इसको करो। उसके बाद में 7वां चरण है कि ये पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में। अवस्था यानी वो गैस है, ठोस है, द्रव है, ये और अपन को इस रिएक्शनों में लिखना पड़ता है। तो जैसे Fe है यानी लोहा ठोस है तो उसको हमेशा S लिखा जाता है नीचे की तरफ। उसी प्रकार जल है तो जल द्रव भी हो सकता है और गैस होता है, लेकिन यहाँ गैस फॉर्म में इसलिए इसको G के रूप में लिखा है। और Fe3O4 ये भी जो फेरिक ऑक्साइड है वो भी ठोस होता है, इसलिए इसको S लिखा जाता है। और हाइड्रोजन तो चूँकि गैस होता ही है इसलिए गैस के रूप में इसको लिख दिया जाता है। और अगर कोई द्रव अवस्था में हो तो उसको या तो लिक्विड लिख देते हैं या एक्वस लिख देते हैं, एक्वस, या फिर लिक्विड लिख देते हैं, लिक्विड, ये दोनों लिखा जाता है। तो ये लिखने के बाद में कि ये किस किस अवस्था में है, ये जैसे गैस, ये ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में G लिख दिया, ये ठोस अवस्था में S लिख दिया, ये गैस अवस्था में तो H लिख दिया। इस प्रकार ये 7 चरणों में अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो ये सभी 7 चरण बच्चों आपको सभी को करने हैं जब भी संतुलित अभिक्रिया में आएंगे। तो 7 चरण में देखो एक बार अपन पुनः रिवीजन कर लेते हैं तुरंत।
पहला चरण तो ये है बच्चों कि ये समीकरण लिखनी है। सबसे पहले समीकरण लिख के उसको डब्बों में बंद करना है। पहला चरण डब्बों में बंद करना है। दूसरा चरण यानी इसमें सभी तत्वों को लिख लेना है एक सारणी में, और LHS में उनकी संख्या कितनी है और RHS में उसकी संख्या कितनी है। बस ये लिखना है, LHS में संख्या कितनी है और RHS में संख्या कितनी है, ये आप इसमें लिख लो। उसके बाद में तीसरे चरण में ये ध्यान देना है कि ऑक्सीजन परमाणुओं का संतुलन देखना अपन को। तो उसी प्रकार अभिकारकों में ऑक्सीजन कितनी है और उत्पादकों में ऑक्सीजन कितनी है, उस प्रकार संतुलन कर लिया। तीसरा चरण यानी ऑक्सीजन को संतुलित करना। उसी प्रकार चौथा चरण अगर देखा जाए इसमें, तो चौथा चरण है हाइड्रोजन को संतुलित करना। चौथा चरण हाइड्रोजन को संतुलित करना, ये हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करना। और पांचवा चरण है आपके इसमें तत्व, जो भी तत्व बचे, जैसे यहाँ Fe बचा तो उस Fe को संतुलित कैसे करना है, ये पांचवा चरण हो गया। ठीक है, ये पांचवा चरण हो गया। और छठे चरण में इसमें अभिक्रिया को अपन अभिक्रिया को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, संतुलित की भी संतुलित है कि नहीं ये। ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, और सातवें चरण में बच्चों आपको इनके भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना होता है। भौतिक अवस्था यानी कि कौन ठोस है, कौन गैस है, कौन द्रव है। तो जैसे Fe ठोस है, ये गैस है, ये ठोस है, ये गैस है। ऐसे ये 7 चरणों में अभिक्रिया है वो संतुलित होती है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो और आप इसको ध्यान से करो। उसके बाद में आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अगर प्रकार देखे जाएं तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके प्रकार, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं आज थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, तो इसमें ये मेरे पास मैंने बना रखा है थोड़ा सा, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसमें देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मैंने लिख रखे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहली होती है संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी होती है अपघटनीय अभिक्रिया। तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी अपन ऑक्सीकरण यानी उपचयन, और छठी अपचयन अभिक्रिया, और सातवीं ऊष्माक्षेपी, और आठवीं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये 8 अभिक्रियाओं का अपन थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे यहाँ पर कि 8 प्रकार की अभिक्रिया अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी ऐसी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक परस्पर क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके उदाहरण अपन देखेंगे अभी। उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक 2 उत्पादों में टूट जाता हो तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए अपन पुनः किताब में चलते हैं, किताब को देखते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि संयोजन अभिक्रिया में, तो देखो यहाँ पर बच्चों ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना है और जल आपस में क्रिया करते हैं और ये दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी संयोग हो गया, इन दोनों का संयोजन हो गया, जुड़ गए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु या कोई उत्पाद या क्रियाकारक जुड़कर एक उत्पाद बना देते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा थी। और ये उदाहरण है जिसमें बिना बुझा हुआ चूना और जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और जल दोनों मिलकर बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बनाते हैं। तो इसमें इस प्रकार ये अभिक्रिया का एक पहला उदाहरण है जिसमें संयोजन अभिक्रिया जैसे। और इसमें उदाहरण भी दे रखा है, देखो बीकर में कैल्शियम में, यहाँ पर आपके ये जो बीकर है इसमें नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के टुकड़े डाल रखे हैं, और इसमें ऊपर से जैसे ही जल डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें बुलबुले निकलते हैं, यानी वो बुझ जाता है और उसमें गैस भी बाहर निकलती है। तो ये एक प्रयोग द्वारा भी यहाँ पर आपको समझा रखा है। दूसरा उदाहरण भी है अपने पास ऐसा, जैसे ये कार्बन है, ये उदाहरण है कि ये कार्बन है, कार्बन सी और ऑक्सीजन मिलकर दोनों अलग अलग परमाणु हैं, ये दोनों जुड़कर यानी संयोग होकर एक परमाणु बना देते हैं, CO2 गैस बना लेते हैं। तो ये इसका दूसरा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी जुड़ जाते हैं, संयोजन हो जाते हैं। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण भी अपने पास है कि ये H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर H2 बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बच्चों जो जल बनाते हैं H2O बनाते हैं। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये दोनों ये जुड़कर एक ये परमाणु बनाते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जल का। तो ये भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। तो ये 3 उदाहरण अपने पास हैं संयोजन के। और ये प्राकृतिक गैस है, ये भी अपन ऊष्माक्षेपी में उसमें अलग से पढ़ेंगे, ये चीज़ अलग से पढ़ेंगे अपन, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसमें अलग से पढ़ेंगे। तो आज अपन ने ऊपर संयोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो दो क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में अगर अपन तो ध्यान दें तो दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, ये जस्ट विपरीत है संयोजन अभिक्रिया की, पूर्णतः विपरीत अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्रियाकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे। इसमें विपरीत है कि एक क्रियाकारक है वो 2 उत्पादों में टूट जाता है। उसमें 2 मिलकर एक बनाते थे, इसमें एक 2 में टूट जाता है, यानी विपरीत है उसका कि एक जो क्रियाकारक है वो 2 उत्पादों में टूट जाता है। इसके भी उदाहरण अपन देखते हैं कुछ। देखो यहाँ पर काफ़ी उदाहरण दे रखे हैं आपकी किताब में और बड़े ही रोचक हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है फेरस सल्फेट वाला, ये एग्जांपल दे रखा है कि फेरस सल्फेट है और जो फेरस सल्फेट वाला एग्जांपल दे रखा है आपके यहाँ पर, ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें अगर अपन देखें तो ये एक तत्व है जो एक परमाणु है जो क्रियाकारक का वो टूटता है, बार थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये फेरस सल्फेट का जो एक परमाणु है, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है। ये एक क्रियाकारक है जो कि 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है। देखो 1, 2, 3 उत्पादों में टूट रहा है, यानी एक है वो उष्मा यानी गर्म करने का ये भी संकेत होता है बच्चों। तो गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है बच्चों। इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका नाम सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये दोनों गैसें हैं और ये ठोस है। तो ये एक उत्पाद है वो फेरस सल्फेट, वो 3 उत्पादों में अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक उत्पाद है वो 3 में टूट रहा है, इसलिए ये इसका अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
दूसरा इसमें उदाहरण आपके देख रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट वाला ये नीचे जो कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण दे रखा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, इसको भी अगर अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये भी दो भागों में टूट गया, एक तो बुझा हुआ चूना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसको कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक का भी सूत्र होता है जो अपन चौक बोर्ड पर चलाते हैं उसी का, तो इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो बनती है। इनके नाम भी बच्चों अच्छी तरह से आपको याद करने चाहिए क्योंकि नाम बहुत ही काम आते हैं आगे। तो ये दो उदाहरण आपके वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। और तीसरा उदाहरण जो आपके दे रखा है ये लेड नाइट्रेट का दे रखा है यहाँ पर बच्चों, ये लेड नाइट्रेट है वो भी गर्म करने पर टूट जाता है। इनमें तीन चीज़ों में टूट रहा है, ये भी तीन, ये सारा जो अपघटित हो रहे हैं वियोजित, ये सब वियोजित हो रहे हैं, अर्थात यहाँ भी एक क्रिया कारक है वो तीन उत्पादों में वियोजित हो रहा है, 1, 2 और 3 उत्पादों में वियोजित हो रहा है। तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को। अब इसमें चूंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है वो भूरे रंग की होती है। तो इसे बच्चों प्रयोग में देखो इधर दिखा रखा है कि जब अपन लेड नाइट्रेट को परख नली में लेकर, प्रयोग से दिखा रखा है, ये लेड नाइट्रेट परख नली में ले रखा है, इसको जब अपन गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से NO2 गैस निकलती है। NO2 गैस जो कि ये यहाँ दिखा रखी है, NO2 गैस, वो उसका रंग भूरा होता है, भूरा रंग होता है, इसलिए भूरे रंग की गैस निकलती है। तो इस प्रकार इसको प्रयोग भी इस किताब में दिखा रखा है कि उत्सर्जन होता है ये लेड, इस गैस का, ये गैस है, ये जो गैस बन रही है लेड नाइट्रेट, ये भूरे कलर की गैस होती है, धुआं जो इसका धुआं होता है वो भूरा होता है। ठीक है, तो ये भी एक है कि लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है लेड नाइट्रेट के अपघटन से, तो ये भी प्रयोग है। अब जो यहाँ ये जो प्रयोग दिखा रखा है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है, ये जो आपके यहाँ पर दिखा रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। इसमें इसने क्या कर रखा है, जल ले रखा है, जल, मग्गे में जल ले रखा है और इस जल को एक बैटरी से जोड़ दिया, इधर इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक तरफ एनोड लगा दिया, दूसरी तरफ कैथोड लगा दिया, यानी इसको लाइट से जोड़ दिया और बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से जो जल का अणु है H2O जो अणु है वो लाइट की प्रेजेंस में, विद्युत की प्रेजेंस में दो भागों में टूट जाता है, एक तो H2 में और दूसरा O2 में, ये दो चीज़ें बनाता है। इस 2H2O का विद्युत की प्रेजेंस में, अभी तक तो जो अपन प्रयोग पढ़ रहे थे वो ताप की उपस्थिति में टूट रहे थे, दो या दो से अधिक भागों में, लेकिन जो जल का अणु है वो विद्युत करंट की प्रेजेंस में, विद्युत की प्रेजेंस में जब लगाया जाता है इसमें, तो जल का अणु दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन है वो तो निकलता है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस है, प्लस होने की वजह से ये तो निकलता है कैथोड पर, ये जो कैथोड है यहाँ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और जो एनोड है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये इसको कहते हैं जल का विद्युत अपघटन, तो बच्चों जो अपन ने आगे ऊपर पढ़ा था वो विद्युत अपघटन नहीं था, वो था ताप अपघटन था, क्योंकि वो ताप की प्रेजेंस में टूटता है। और जो अपन ने अभी यहाँ देखा वो है विद्युत अपघटन, ये विद्युत की प्रेजेंस में टूटता है, ये विद्युत की प्रेजेंस में टूट रहा है, इसलिए इसको अपन विद्युत अपघटन भी कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इसलिए ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होगी यहाँ, एक तो ताप की प्रेजेंस में होगी, यहाँ जो उष्मा दे रखा है उसकी, दूसरा ये विद्युत अपघटन होगी, यानी विद्युत अपघटन की प्रेजेंस में भी ये अपघटन होता है। तीसरा जो वियोजन अभिक्रिया है वो तीसरे प्रकार की होती है, वो है सूर्य की लाइट से, सूर्य के प्रकाश से अपघटन। तो ये जो AgCl है जिसको अपन सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, इधर AgBr है जिसको सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की लाइट में अगर रख दिया जाए तो ये
एक श्वेत रंग का होता है ये सिल्वर क्लोराइड, जो कि धूसर रंग का Ag में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। उसी प्रकार AgBr है, उसको भी सूर्य की लाइट में रखा जाए प्रकाश में तो भी वो AgOBr में टूट जाता है। इसलिए ये हो गया आपके बच्चों की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अब वियोजन, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन। टूट तो ये भी देखो एक तत्व है और कितने में टूट रहा है, 2 में टूट रहा है, परंतु ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, इसलिए इसको सूर्य के प्रकाश में वियोजन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया अपन ने यहाँ पर अभी पढ़ी। इसका ये प्रयोग भी दिखा रखा बच्चों, देखो ये इस चाइना जो छोटी सी चाइना डिश है उसमें सिल्वर क्लोराइड देखो यहाँ पर रख रखा है और सूर्य की लाइट ऊपर से आ रही है, तो सूर्य की लाइट की ऊपर में उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये धीरे धीरे पहले तो श्वेत रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है और धीरे धीरे इसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा धूसर हो जाएगा, धूसर कलर हो जाएगा, इसका धूसर कलर हो जाएगा, यानी चांदी बन जाएगी, चांदी Ag का कलर होता है वो, और Ag बन जाएगी। तो इस प्रकार ये आपको प्रयोग द्वारा भी दिखा रखा है यहाँ कि सूर्य के प्रकाश में होता है, और ये थोड़ा भी मोस्ट भी है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ये दोनों ही। AgBr है, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि AgBr है उसका उपयोग है वो फोटोग्राफी प्लेट में भी किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि AgBr का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसलिए ये अब 2 प्रकार की होगी। अभी अगर देखा जाए तो वियोजन अभिक्रिया बच्चों तीन प्रकार की हो गई। एक तो वियोजन अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में होती है, ताप की प्रेजेंस में। दूसरी वियोजन अभिक्रिया हो गई आपके वो ताप से होती है, दूसरी होगी विद्युत से भी वियोजन होता है। विद्युत से भी एक परमाणु को अपन 2 भागों में तोड़ देते हैं, ताप से भी किसी एक परमाणु को अपन 2 भागों में तोड़ देते हैं। और तीसरा हो गया आपके सूर्य के प्रकाश से, इससे भी अपन किसी एक परमाणु को 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो ये 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया अपन ने यहाँ पढ़ ली। तीनों के अलग अलग उदाहरण हैं। ताप के वाले उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, विद्युत वाला उदाहरण है जल वाला, और ये सूर्य के प्रकाश वाला उदाहरण है AgBr और AgCl, ये दोनों सूर्य के प्रकाश से टूट रहे हैं। तो ये 2 प्रकार की अभिक्रिया आज अपन ने अभी तक पढ़ ली है बच्चों। तीसरी है आपके विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है आपका यहाँ पहले ये जो उदाहरण दे रखे हैं आपके, उसमें सबसे कि फेरिक है, ये कॉपर सल्फेट है। इसमें इसकी अगर अपन परिभाषा देखें तो ये दे सकते हैं कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जैसे ये F ही है, F अधिक क्रियाशील तत्व है, विलयन में से, जैसे ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह आ जाता है। जैसे इस कॉपर को इसने हटा दिया, कॉपर तो निकल गया बाहर, और इस कॉपर की जगह खुद आके बैठ गया। जैसे ये रहा देखो, इस सल्फेट के साथ यहाँ कॉपर है, सल्फेट के साथ यहाँ पर कॉपर है, तो ये कॉपर को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इसकी जगह आ जाता है और क्या बन जाता है, FeSO4, और इस कॉपर को कहाँ निकाल देता है बच्चों, बाहर निकाल देता है। ये ऐसे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो ये Fe तत्व है ये कॉपर की तुलना में, इसकी तुलना में बहुत क्रियाशील है, अतः ये तुरंत इसको बाहर निकाल के इसको तो बाहर निकाल देता है और खुद इसकी जगह आ जाता है। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, यानी इसने विस्थापित कर दिया किसको, कॉपर को विस्थापित कर दिया, इस विलयन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया। यहाँ से इस जो विलयन था उसमें से कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसका उदाहरण भी दे रखा है कि अगर अपन इस उदाहरण में देखें तो देखो, ये जैसे कॉपर सल्फेट है, ये प्रयोग दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, CuSO4 का नाम है कॉपर सल्फेट। इसका रंग है वो नीला होता है, नीला कलर का होता है। इसमें अपन ने लोहे की कील डाल दी,
ये दो देखो लटकती हुई देख रहे हैं आप, ये लोहे की कीलें हैं, ये दोनों 2 कीलें हैं वो लोहे की। तो ये लोहे की कील डाल के और इसको 20 मिनट तक छोड़ दिया बच्चों, 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने दिया। 20 मिनट तक ऐसे रहने के बाद में देखो क्या होता है, वो आगे देखते हैं अपन। 20 मिनट तक ऐसे रहने के बाद इसमें जो परिवर्तन आता है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 20 मिनट के बाद इसमें बच्चों ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन ए प्रज्ञली है, इसमें तो था पहले जब कील नहीं डाली गई थी, और ये 20 मिनट कील डालने के बाद की प्रज्ञली है कि 20 मिनट तक इसमें कील पड़ी रहने के बाद में इस विलयन का रंग ऐसा हो गया। इसलिए ये क्यों हुआ ये अपन अभी बढ़ेंगे। और जो कील थी, ये कील तो थी पहले की कील जब विलयन में नहीं डाली गई थी, और ये 20 मिनट तक विलयन में डालने के बाद कील का रंग है, ये उसके बाद का रंग है, अर्थात कील का रंग है वो परिवर्तित हो गया। कील का रंग यहाँ पर परिवर्तित हो गया, कील का रंग परिवर्तित हो गया यहाँ पर। ये क्या वजह है, इसका क्या कारण है? तो इसके महत्वपूर्ण कारण क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से इसको समझना। इसमें ये कारण है कि ये जो लोहे की कील थी, जब ये जो लोहे की कील थी इस विलयन में रखी हुई थी, 20 मिनट तक जब इसमें रखी हुई थी, ये जो लोहे की कील थी वो इसमें 20 मिनट तक इसमें रखी हुई थी। इसमें रखने से लोहा अधिक क्रियाशील होने की वजह से इस कॉपर सल्फेट का चूँकि रंग नीला होता है, इसका रंग नीला था, अब इस कॉपर को इसने फेरिक ने यहाँ से कॉपर को निकाल दिया, निकाल के क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना दिया, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट बन गया। ये 20 मिनट तक जब इसमें रखा गया ना, तो ये जो कॉपर सल्फेट है वो किस में चेंज हो गया, फेरस सल्फेट में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। और फेरस सल्फेट का रंग होता है सफ़ेद, इसलिए विलयन क्या हो गया, श्वेत कलर का हो गया, श्वेत कलर का। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो अपन ने कीलें डाली थी, वो कीलें इससे क्रिया करके सफ़ेद रंग का फेरस सल्फेट बना लेता है। ये तो आ गया कि कलर कैसे परिवर्तित हो गया, ये रंग परिवर्तन का कारण आ गया कि ये पहले तो था कॉपर सल्फेट यहाँ पर, तो और फिर यहाँ बन गया ये फेरस सल्फेट बन गया, इसमें था कॉपर सल्फेट, इसलिए ये रंग परिवर्तित है। क्योंकि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है और फेरस सल्फेट का रंग श्वेत टाइप का होता है। ये किसकी वजह से हुआ, इस Fe की वजह से हुआ। इस Fe ने इस Cu को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया, निकाल दिया, और ये Cu यहाँ चला गया उसकी वजह से। अब बात आती है इन कीलों की कि इनका रंग कैसे ऐसे हुआ, इसका रंग ये कैसे हो गया। तो इसका ये रंग इसलिए हो गया कि ये जो तांबा था जो कि उसने विलयन में से निकाला, यहाँ से इसने निकाला इस तांबे को, ये तांबा धीरे धीरे इस कील पर, लोहे की कील पर जमता गया, और इस लोहे की कील पर तांबे की परत, लोहे की कील पर इस तांबे की परत चढ़ गई, इस तांबे की, इसलिए इस कील का कलर भी परिवर्तित हो गया। अर्थात कि ये जो लोहे की कील 20 मिनट तक जो इसमें पड़ी थी, उस पर ये तांबे का कलर चढ़ गया। 20 मिनट तक जो इसमें रखी हुई थी प्रज्ञली में, इसमें वहाँ पर ये जो तांबा था जो इसे यहाँ से यहाँ निकला था, वो इसमें 20 मिनट के अंदर इसकी एक परत चढ़ गई, जिससे कील का रंग ये तांबे जैसा ऊपर हो गया। तो बच्चों ये कलर तो चेंज हुआ, ये रंग तो चेंज हुआ कि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बना उसकी वजह से, और जो ये कील का रंग है वो परिवर्तित हुआ इस पर तांबे की परत चढ़ने की वजह से। तो इस प्रयोग को इस प्रकार अच्छी तरह से समझा जा सकता है, और ये महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। उसी प्रकार इसके दूसरे उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे ये जिंक है, जिंक का दूसरा उदाहरण दे रखा है, सेम ही चीज़ है, सेम ही उदाहरण है कि ये जिंक है वो अधिक क्रियाशील है। इस जिंक ने इस कॉपर को निकाल दिया, कॉपर कहाँ चला गया, कॉपर यहाँ आ गया, ये देखो कॉपर अलग आ गया, और ये जिंक सल्फेट है वो क्या बना दिया, ये जो कॉपर सल्फेट है वो किस में बदल गया, जिंक सल्फेट में। उसी प्रकार देखो ये Pb है, ये इस Cu की जगह आ गया, कॉपर क्लोराइड में कॉपर की जगह आ गया, और ये कॉपर क्लोराइड की जगह क्या बन गया, लेड क्लोराइड,
और ये जो कॉपर का जो ये तत्व परमाणु है ये निकल कर कहाँ गया, यहाँ आ गया। इसने इसको विस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये विस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं 2-3 जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में बच्चों आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर अपन देखें बच्चों तो इसमें दो तत्वों का विस्थापन हो जाता है, दो तत्वों का विस्थापन होता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच वे अभिक्रिया, जैसे ये अपने इसकी परिभाषा देखें कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान यानी ये आयन इनका आदान प्रदान होता है, इधर सोडियम और इधर बेरियम, यानी सोडियम की जगह तो बेरियम आ जाता है, यानी इस और बेरियम की जगह सोडियम आ जाएगा। तो आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, यानी ये सोडियम की जगह तो ये बेरियम की जगह तो सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह बेरियम आ जाएगा, यानी दोनों ने विस्थापित कर दिया एक दूसरे को, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। तो सोडियम सल्फेट है, यहाँ बेरियम सल्फेट है। अब सोडियम की जगह बेरियम आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, और बेरियम यहाँ बेरियम क्लोराइड है, यहाँ ये Na आ गया तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी इन दोनों ने इसने सोडियम ने और बेरियम ने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में दोस्तों आती है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ये अपन आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। धन्यवाद।